So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. Together we will make things simple. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एडवर्टाइजिंग बजट के बारे में. बट इससे पहले अगर आपने हमारे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, यानी कि हम जो है वो कहीं ना कहीं पार्ट 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं और कंप्लीट एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट को हम कवर अप करेंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो वो आप देख सकते हैं. पार्ट 1 से देखते हुए आइए, कहीं ना कहीं पार्ट 10 तक देखिए और फिर आइए इस पार्ट 11 में, ताकि आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें जो है वो उनकी क्लैरिटी रहे दिमाग में. So let's start today's lecture, but before that, if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notification. चैनल ने 4500 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए और ऐसा पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से. तो जिस तरीके से सपोर्ट, जिस तरीके का प्यार आप हमें दे रहे हो, आप देते रहें अपने दोस्तों से. ऐसा नहीं है कि आप हर दोस्त से शेयर करें, बट अपने बेस्ट फ्रेंड से आप शेयर कर सकते हैं और अपना सपोर्ट दे के मुझे आगे बढ़ा सकते हैं. मैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट जो है वो हमेशा तैयार करता रहूँगा और आई एम ऑलवेज रेडी फॉर योर फीडबैक टू. सो शुरू करते हैं एडवर्टाइजिंग बजट के बारे में. अब बजट डिसाइड करना एडवर्टाइजिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और ये ज़रूरी है हर कंपनी के लिए. लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट एकदम नया है, तो एकदम नया प्रोडक्ट अगर होगा तो आप हमेशा चाहोगे कि आप ज़्यादा स्पेंड करो. आपको ज़्यादा स्पेंड करना होगा, क्यों? ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पहुंचा सको. तो आप डिफरेंट मीन्स यूज़ करोगे. उसके लिए आप कोशिश करोगे टेलीविज़न का सहारा लो और ज़्यादा से ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस तक पहुंचाओ. यानी कि प्रोडक्ट नया है, आपको लोगों को अवेयर कराना है अबाउट योर प्रोडक्ट और योर सर्विस, तो यू विल ट्राई टू स्पेंड मोर देयर एंड हिंस योर बजट ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज गोइंग टू बी हायर ऑल्सो. मे बी आप सेलिब्रिटी का इस्तेमाल करोगे अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, या आप और भी चीज़ें कर सकते हो. बेसिकली आपका बजट हाई होगा अगर प्रोडक्ट नया होगा. लेट्स सपोज प्रोडक्ट नया नहीं है, बल्कि नया प्रोडक्ट आया था, उसी का नया मॉडल आया है, तो आप मे बी आपका बजट जो होगा वो कहीं ना कहीं कम होगा. यानी कि एडवर्टाइजिंग बजट डिसाइड करना इट्स अ वेरी क्रिटिकल स्टेप, और आई वुड से इट्स अ वेरी क्रूशियल स्टेप इन डेवलपिंग अ सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन. सो एडवर्टाइजिंग को भी सोचने से पहले ज़रूरी है हम एडवर्टाइजिंग के लिए बजट तैयार कर लें. सो इसीलिए हम ये लेक्चर पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम मेथड्स देखेंगे, वो तरीके देखेंगे जिससे कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग बजट को तैयार किया जाता है. And one of the first method that we are going to study here is percentage of sales volume. अब इसका क्या मतलब है? So पहली लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है Here the budget is decided considering firms past budget, industry norms or on the basis of prevailing market conditions. पास्ट में मार्केट की कंडीशंस रही होंगी, कुछ पास्ट में इंडस्ट्री के कुछ नॉर्म्स रहे होंगे, पास्ट में कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का एडवर्टीजमेंट्स के लिए कुछ बजट रहा होगा. उसको देख के अगर हम प्रेजेंट में बजट को डिसाइड करें, सो वो कहलाता है परसेंटेज ऑफ सेल्स वॉल्यूम मेथड. एंड इट इज़ सूटेबल फॉर बिजनेसेस विद इस्टेब्लिश्ड सेल्स हिस्ट्री. तो ऐसे बिजनेसेस जिसमें सेल्स होती हुई चली आ रही है, भाई ऐसी कंपनी जो बिल्कुल एकदम नई है, तो वो तो एडवर्टाइजिंग बजट इस प्रकार से थोड़ा ना रखेगी कि भैया वो, क्योंकि उसकी कुछ पास्ट कंडीशंस है ही नहीं, कुछ इंडस्ट्री नॉर्म्स अभी तक है ही नहीं, प्रीवेलिंग मार्केटिंग कंडीशंस रही नहीं है, पास बजट कुछ रहा नहीं है. सो भैया ये वहीं पर हो पाएगा जो बिजनेस जो है कहीं ना कहीं जिनकी सेल्स हिस्ट्री जो है वो स्टैब्लिश्ड है, जो बिजनेस में है, अपने पैर कहीं कुछ हद तक वो जमा चुकी है इंडस्ट्री में, मार्केट में, वो ही जो है वो इस मेथड को यूज़ कर सकती है. तो बेसिकली बजट को डिसाइड किया जाता है कंसिडरिंग द फर्म्स पास्ट बजट, इंडस्ट्री नॉर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवेलिंग मार्केट कंडीशंस. सो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि मान लो हमने 10% एनुअल सेल्स रेवेन्यू दे दिया एडवर्टाइजिंग को ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट बजट, कि कंपनी का पास्ट बजट के बेसिस पर, कि उस बार हमने लेट्स सपोज 7% रखा था, इस बार हम 10% एलोकेट करेंगे एनुअल सेल्स रेवेन्यू को एडवर्टाइजिंग में, कि जो भी सेल्स रेवेन्यू आया है एनुअली, वो 10% एनुअल सेल्स रेवेन्यू हमने एलोकेट कर दिया
एडवर्टाइजिंग को। और ऐसा हमने देखा कंसीडरिंग सो मेनी फैक्टर्स लाइक फर्म्स पास्ट बजट, इंडस्ट्री नॉर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवेलिंग मार्केटिंग कंडीशंस। पहले मार्केटिंग कंडीशंस क्या रही, उस बेसिस पर हमने 10% ऑफ एनुअल सेल्स रेवेन्यू को एलोकेट कर दिया एडवर्टाइजिंग में। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स वॉल्यूम। दूसरा मेथड, कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। अब इस कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड का क्या मतलब है, लेट्स अंडरस्टैंड। हियर अ कंपनी डिसाइड्स इट्स एडवर्टाइजिंग बजट बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न एंड ट्रेंड्स ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। यहां पर कंपनी क्या करती है, कॉम्पिटिटर को देखती है, कॉम्पिटिटर में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको देखती है, और उसको देख के कहीं ना कहीं डिसाइड होता है कि भाई हमारी कंपनी का एडवर्टाइजिंग बजट क्या होगा। ये वही बात हो गई ना कि भाई एक पड़ोसी को देख के दूसरा पड़ोसी बाइक ले आया, कि भाई देखा कि भाई उसके यहाँ बाइक आ गई है या उसके यहाँ लेट्स सपोज कार आ गई है, तो अब हमें भी तो कंपटीशन में रहना है, हम भी अपना कार लेके आएंगे। सो ठीक उसी तरीके की चीज़ यहाँ पर हो रही है कि भाई आपने अपने कॉम्पिटिटर का बजट देखा, आपने देखा कि भाई वो जो है वो एक बढ़िया टॉप सेलिब्रिटी का इस्तेमाल कर रहा है अपने प्रोडक्ट को ऊंचा उठाने के लिए, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए। सो आपने ये देख के अपना भी बजट बढ़ाया और आपने भी एक सेलिब्रिटी का सहारा लिया। सो यहाँ पर कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं अपना एडवर्टाइजिंग बजट डिसाइड करती है बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न एंड ट्रेंड्स ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर। तो अपने कॉम्पिटिटर के पैटर्न्स और ट्रेंड्स को देख के, उनको ऑब्जर्व करके वो अपने एडवर्टाइजिंग बजट को तैयार करती है कंपनी। सो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर सेल्स एंड रेवेन्यू, द डिस्ट्रीब्यूटिंग पैटर्न एंड द एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको मदद करती हैं टू कैलकुलेट देयर बजट, बट इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव टू द कॉम्पिटिटर। एट द एंड ऑफ द डे उनको खुद को देखना चाहिए, खुद पर फोकस करना चाहिए, अपनी पास्ट सेल्स को देख के, अपने पास्ट एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज को देख के, अपने पास्ट ट्रेंड्स को देख के, पैटर्न्स को देख के कहीं ना कहीं अपना बजट तैयार करना होना चाहिए। बट वो क्या कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिटर को देख रहे हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटिंग पैटर्न को देख रहे हैं, उनके ट्रेंड्स को देख रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं देखो, देखो आज के टाइम पे ज़रूरी है, जब कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन इतना सारा है, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखें, उनके भी ट्रेंड्स और पैटर्न्स को समझें। बट पहले अपने आप को देखें, वो सेकेंड प्रायोरिटी है कि पहले हमने अपने आप को देखा, सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, और उसके बाद जो है वो सेकंड प्रायोरिटी हमने दी कि भाई हम कॉम्पिटिटर को देखें और उसके हिसाब से अपने आप को और इम्प्रूव करें अगर हमें उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रही है। सो डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, आई वुड से ये हर कंपनी कहीं ना कहीं कर रही है आज के टाइम पे। आई वुड नॉट से कि भाई कोई कंपनी ऐसा नहीं कर रही। कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड तो सब लगा ही रहे हैं अपने बजट को डिसाइड करने में, क्योंकि वो देख रहे हैं आज के टाइम पे कि भाई हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। तीसरा मेथड है एडवर्टाइजिंग मेथड, तीसरा अफोर्डेबिलिटी मेथड। अफोर्डेबिलिटी मेथड ये कहता है, ये वही बात हो गई कि भाई आप घर में हो, आपके घर में आपके मम्मी पापा ने ऐसा डिसाइड किया कि भाई आपकी पॉकेट मनी क्या होगी। उन्होंने कहा कि भाई घर के सारे खर्चे A to Z सब हो जाएंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा में अगर कुछ पैसे बच रहे होंगे वो हम तुम्हारी पॉकेट मनी डिसाइड करते हैं। यानी कि सब कुछ होने के बाद, घर का सारा सामान आने के बाद, घर के जितने भी खर्चे हैं सब कुछ होने के बाद जो कुछ भी पैसा बच रहा है वो अगर बचता है तो हम आपको पॉकेट मनी दे देंगे। कुछ ऐसा ही है हमारा अफोर्डेबिलिटी मेथड। यहाँ पर होता यही है कि भाई कंपनी में जितने भी इंपॉर्टेंट खर्चे हैं वो आप कर लो, बाद में जो बचा होगा वो हम एडवर्टाइजिंग बजट के लिए रख लेंगे। आई डोंट थिंक सो कि अफोर्डेबिलिटी मेथड एक सही मेथड है। आज के टाइम पे एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी ऑल नो एडवर्टाइजिंग इज जस्ट वन सबसेट, बिगर पिक्चर में इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। मार्केटिंग का एक पार्ट है एडवर्टाइजिंग, पेड फॉर्म ऑफ मीडिया, जहाँ पर हम पैसे देते हैं इन ऑर्डर टू शोकेस आवर प्रोडक्ट, इन ऑर्डर टू प्रेजेंट आवर प्रोडक्ट्स, इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस और योर ब्रांड। सो डेफिनेटली बिगर पिक्चर में मार्केटिंग है। सो फर्म को ध्यान देना चाहिए और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम लगाना चाहिए, अपना समय देना चाहिए, अपनी एनर्जी देनी चाहिए एडवर्टाइजिंग में एलोन, ना कि ये सोचना चाहिए कि भाई जो पैसा बचेगा वो हम लगाएंगे इसमें।
सो कुछ फर्म्स ऐसा करती हैं, तो सम फर्म्स गिव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू एडवर्टाइजिंग एंड सम बिलीव दैट इट डजंट रिक्वायर मच अटेंशन एंड स्ट्रैटेजी. सो जो ये सोचते हैं कि डजंट रिक्वायर मच अटेंशन एंड स्ट्रैटेजीज, वो ही कहीं ना कहीं इस मेथड, अफोर्डेबिलिटी मेथड को कहीं ना कहीं अपनाते हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट दिस मेथड, बट आई एम सेइंग कि आपको ये अगर मैंटेलिटी रखोगे एज अ फर्म, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके अंदर ये मैंटेलिटी रहेगी कि भाई एडवर्टाइजिंग इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, हम इसको बजट एलोकेट करेंगे जब सारे काम कंपनी के हो जाएंगे उसके बाद, तो वो गलत होगा. आपको इक्वली इंपॉर्टेंट इसको भी देनी है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट पहुंचेगा ही नहीं तो फ़ायदा क्या. तो भाई एडवर्टाइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उस चीज़ का. सो उसके लिए बजट तैयार करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So they only allocate budget to advertising once they have spent on valuable aspects of organization. That's what affordability method says. चौथा मेथड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, ROI मेथड. अब ये क्या है? Here company sets budget based on the expected return from the advertising campaign. यहां पर कंपनी बजट तैयार करती है इस हिसाब से कि कितना रिटर्न आ सकता है. अगर उनको लगता है कि रिटर्न ज़्यादा आ सकता है तो वो अपने बजट को भी उसी मुताबिक, उसी अकॉर्डिंगली सेट करेंगे, ज़्यादा सेट कर लेंगे. अगर उन्हें लगेगा आउटपुट इतना ज़्यादा आ सकता है, उन्हें लगेगा कि भाई नहीं, मेरा प्रोडक्ट ही ऐसा है, उसकी ऑडियंस ही इतनी स्पेसिफिक है, तो इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे अपने एडवर्टाइजिंग पर, तो मैं अपना बजट कम रखूंगा. तो उस हिसाब से वो अपना बजट कम रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई उतना रिटर्न आने नहीं वाला है. सो ठीक है, लॉजिकल है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैथड, जहां पर कंपनी बजट को तय करती है बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग कैंपेन. सो इट ऑल्सो रिक्वायर्स एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यूज. आपको रेवेन्यूज एस्टिमेट करने होंगे. पांचवा मेथड एडवर्टाइजिंग बजट का, ब्रेक इवन एनालिसिस मेथड. अब ब्रेक इवन एनालिसिस मेथड क्या है? इट सेट्स द बजट एट a level where the revenue generated from advertising covers the cost. लेट्स सपोज आपने एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो आपकी कंपनी का लेट्स सपोज 5 लाख था, तो आप क्या करोगे? ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब ये होता है कि इट सेट्स द बजट एट ए लेवल वेयर द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग कवर्स द कॉस्ट. आप कोशिश करोगे कि भाई जितनी लागत आपने लगाई है, एटलीस्ट आपका जो आउटपुट आए एडवर्टाइजिंग से वो 5 लाख कवर अप कर ले, यानी कि आप ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच जाओ. ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच जाओ का मतलब यही होता है कि आपने जितना इनकर किया है, जितना आपने लागत लगाई है, एटलीस्ट उतना तो आप कवर अप कर लो. अगर आपने 5 लाख लगाया है तो एडवर्टाइजिंग करके, एडवर्टाइजिंग का बजट अगर आपने 5 लाख रखा है तो एडवर्टाइजिंग करके सेल्स का रेवेन्यू 5 लाख तो एटलीस्ट हो जाए, ताकि हम ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच जाएं. फिर उसके ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट होगा. अगर वहीं तक नहीं पहुंचेंगे, अगर जितना इनकर किया है 5 लाख इनकर किया है और 5 लाख ही अगर हमें रेवेन्यू नहीं आ पाया है, तो इसका तो मतलब है कि हम लॉस में हैं. सो ब्रेक इवन एनालिसिस मेथड में यही है कि इट सेट्स अ बजट एट ए लेवल वेयर द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग इट कवर्स द कॉस्ट. सो वी कैन से कि ये यूजफुल है अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो कहीं ना कहीं नए हैं मार्केट में. सो इट इज़ यूजफुल फॉर न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. सो आई होप आपको क्लैरिटी जो है वो कहीं ना कहीं लग गई होगी अबाउट दिस टॉपिक, अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज एडवर्टाइजिंग बजट. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. IMC हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. उस लेक्चर को समझेंगे लेकिन नेक्स्ट में. सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर.